जिहाद विशेष काम की बात में आपका स्वागत है। और अब लाल की क्लास कहना बंद कर रहा हूं क्योंकि यह क्लास अब क्लास नहीं विश्वविद्यालय बन चुका है। आप सबका शुक्रिया। 13 सीट के अगेंस्ट 100 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया। कट ऑफ निकाला, जो कट ऑफ में आए किसी बोर्ड का हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। बच्चों ने अगर गलती भी लिखा है, उसमें थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन भी है, तुरंत मेल किया, तुरंत उनको फोन किया कि अंडरटेकिंग दीजिए, इसको करेक्ट कीजिए। और दर्जनों मेल इस तरह हमने किए और बच्चों से मंगवाया। बिकॉज वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं, हम छात्रों को पनिश नहीं करते हैं। अगर कुछ गलती हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। और जो छात्र ये देखना चाहें और दो दोस्त आकर देखें कि मैंने कितने मेल बच्चों के लिए लिखे हैं कि अच्छा आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये यहां मिसिंग है, दीजिए, भेजिए, फोन कर रहे हैं, मेरा फोन कॉल भी आप देख सकते हैं। तो टीचर जो है बच्चों को, हमसे भी गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती है, लेकिन विश्वविद्यालय का काम है कि छात्रों के साथ बैठ के एक दूसरे से रेक्टिफाई करना, आगे बढ़ना। हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी का 20 सीट है, 40 एडमिशन हो चुके हैं। जो कट ऑफ में आज सबको एडमिशन दिया। तो फाइनली कह रहा हूं कि टीचर को टीचर की तरह बिहेव भी करना चाहिए। कटिंग अक्रॉस कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, आपको छात्रों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, तभी वो रेस्पेक्ट आप पाएंगे छात्र। जिहाद विशेष में आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिहाद शब्द क्या है, भारत में उसका किस किस तरह से इस्तेमाल होता है और आरएसएस के बुद्धिजीवी जिहाद की व्याख्या कैसे करते हैं। चलिए पहले आते हैं किस किस तरह के शब्द इजाद किए गए हैं भारत में जिहाद को लेकर। लव जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद और यूपीएससी जिहाद। आपने सुना होगा सुदर्शन टीवी वाले कलाकार जर्नलिस्ट का, यूपीएससी जिहाद जामिया। और अब मार्क्स जिहाद। इन चारों शब्द को लीजिए। लव अंग्रेजी का शब्द है, जिहाद अरेबिक शब्द है, नारकोटिक्स अंग्रेजी का शब्द है, जिहाद अरेबिक शब्द है। और यूपीएससी तो आपका है नहीं, यूपीएससी अंग्रेजी शब्द है और लव जिहाद जो है अरेबिक शब्द है। मार्क्स भी आपका शब्द नहीं है और जिहाद तो है ही नहीं। तो आपको जो है सबसे पहले ये करना चाहिए था, क्योंकि आप हिंदुस्तान के विचारधारा वाले लोग हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी सलाह ये है कि पहले अपनी शब्दावली गढ़िए। मार्क्स, लव, नारकोटिक्स के जगह अपने शब्द लाइए और जिहाद की जगह लाइए। जाइए धर्मशास्त्र देखिए, पुराण देखिए, वेद देखिए और उसमें एक बार चेक तो कीजिए कि जिहादम शब्द है कि नहीं। जिहादमना, जिहादम से ढूंढ के दिखाइए कि शब्द है कि नहीं। इस संस्कृत में तलाशिए कि आपके पास शब्द है नहीं, सबका चोरी कर लेते हैं, चोरी चकारी करके और उसमें ब्रांडिंग करते हैं। पहला ये मेरा टेक है इस बात पर। अपने शब्द तलाशने की कोशिश की। चर्चा में है हमारे कॉलेज के मेरे जानकार भी हैं, वो केएमसी कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं, राकेश पांडे उनका नाम है, उनसे मैं परिचित हूं। वो चर्चा में है मार्क्स जिहाद को लेकर। तो पूरा सोशल मीडिया भी पटा हुआ होगा। अभी अंबेडकर नामा की व्याख्या नहीं आई है, तो पहली व्याख्या ये मैंने की कि अपने शब्दों को से उसको समझाने की कोशिश कीजिए। धर्मशास्त्र में जाइए, जिहाद के लिए क्या शब्द है ये देखिए। तो पांडे जी का अब आता हूं, राकेश पांडे जी को वीडियो ही भेज दूंगा मैं, कि उन्होंने जिहाद की जो व्याख्या की है वो दिलचस्प है। पहले उनकी व्याख्या कीजिए और तब मैं जिहाद शब्द का क्या मतलब होता है वो समझाऊंगा और आपको पता लगेगा ये कैसे बीजेपी आरएसएस के लोग विकिपीडिया भी नहीं देखते हैं आपको गुमराह करने। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर में। दैनिक भास्कर के हवाले से ही मैं समझा रहा हूं, राकेश जी से आपको परिचय करा रहा हूं और फिर मैं अपनी व्याख्या करूंगा। तो बकौल पांडे जी वो कहते हैं कि भाई कि जिहाद क्या होता है। तो जिहाद क्या होता है, जब किसी की भावना या फिर चीज का इस्तेमाल किसी खास धर्म की विचारधारा को फैलाने के लिए किया जाए, उसे जिहाद कहते हैं। नोट कीजिएगा, जिहाद
जब किसी भावना या फिर चीज का इस्तेमाल किसी धर्म की विचारधारा को फैलाने के लिए किया जाए उसे जिहाद कहते हैं। लव को मैनिपुलेट कर लव जिहाद किया जाता है। नारकोटिक्स जिहाद में नशे का इस्तेमाल कर जिहाद किया जाता है। ठीक इसी तरह अंकों का इस्तेमाल कर एक खास विचारधारा को फैलाने का काम किया जाता है। डीयू में साल दर साल केरल से बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसे रोकने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए। तो पांडे जी का ये व्याख्या है। अब आप विकिपीडिया खोल लीजिए और विकिपीडिया में जाइए। रेफरेंस वहां मैं बता रहा हूं कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम या संघर्ष। विकिपीडिया से मैं कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कह रहा, आप खोल के चेक कर सकते हैं। कठोर परिश्रम या संघर्ष। जिहाद को इस्लाम में छठा स्तंभ भी माना गया है। खिला समझिए। अब चलिए आइए आते हैं पांडे जी ने जो कहा है, इंटरव्यू दिया है वो बताता हूं। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रेस रिलीज जारी कर रेफ्यूट किया है कि मैं किसी भी बोर्ड में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। अभी मैं हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री डिपार्टमेंट का टीचर इंचार्ज हूं और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का एडमिशन कर रहा हूं, बीए प्रोग्राम का एडमिशन कर रहा हूं। वहां क्या हुआ है यह भी मैं बताऊंगा। चलिए, पांडे जी किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाते हैं और केरल बोर्ड के छात्रों पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक ही बोर्ड के सैकड़ों छात्र भला बेस्ट 4 सब्जेक्ट में 100% कैसे ला सकते हैं। कमाल है, इन 4 सब्जेक्ट में किसी के भी 99% अंक नहीं है। उन्होंने 100% अंकों के सहारे डीयू में दाखिला लेने वाले केरल बोर्ड के विद्यार्थियों की साल दर साल बढ़ती संख्या को एक साजिश करार दिया है। पांडे जी उसको साजिश बोल रहे हैं। 80 और 90 का दशक याद है पांडे जी, सारे बिहार के छात्र आते थे। वो किसकी साजिश में आए थे आपको भी बताना चाहिए। उन्होंने कहा, जिहाद के बारे में मैंने आपको बता दी है कि क्या बात है। उन्होंने कहा है कि ठीक इसी तरह अंकों का इस्तेमाल कर एक खास विचारधारा को फैलाने का काम किया जा रहा है। डीयू में साल दर साल केरल से बेहतरीन अंडर ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इसे रोकने के लिए एंट्रेंस होना चाहिए। उनका भाषण है। तो बिहार के छात्रों के लिए, हरियाणा के छात्रों के लिए कुछ कहेंगे पांडे जी? आप भी बिहार के ही हैं, आप यहाँ प्रोफेसर बने। दिल्ली वाले लोग हंगामा कर सकते हैं कि बिहार के बहुत सारे प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप ही के पार्टी के, आप ही के विचारधारा के एक मुख्यमंत्री ने, मदन लाल खुराना ने एक बार कहा था कि दिल्ली है दिल्ली वालों की। वो मुख्यमंत्री थे और मैं हॉस्टल में था, आपको याद होगा। 95 की बात होगी, 96-97 की। और सारे हॉस्टल से जाके मदन लाल खुराना का घर घेर लिया था छात्रों ने। तो आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली वालों का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं। तो इसीलिए इस लॉजिक को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो आपको पांडे जी समझना चाहिए कि केरल भारत का हिस्सा है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें जितना हक दिल्ली वालों का है, बिहार वालों का भी है, उतना ही हक केरल वालों का भी है। अगर आपको लगता है कि मार्क्स गलत दिया गया है तो सरकार आपकी है, सबकी इंक्वायरी करा लीजिए और जो फर्जी मार्क्स है उसको जेल भेज दीजिए। किसने रोका है आपको? नहीं रोका है। चलिए, फिर पूछा गया कि इन आरोपों के आपके पास प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि ऐसी साजिशों के सीधे सबूत मिलना कठिन है। देखिए, अपने अनुभव से कितना बढ़िया बात कह रहे हैं। बहुत सारी साजिश होती है, इसका सबूत नहीं होते। यहां ना हथियार होते हैं और ना सामने कोई आतंकी आप जिस पर आरोप मर सके। इसलिए इसे बेहद बारीकी तरीके से समझने की जरूरत है। पांडे जी फिजिक्स पढ़ाते हैं और समाजशास्त्र सिखला रहे हैं। सोचिए जरा सा। डीयू में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के ट्रेंड का एनालिसिस कर आप इस बात की आरोप की गंभीरता को समझ सकते हैं। प्रोपेगेंडा या खास विचारधारा को फैलाने के लिए हर बार अलग अलग तरीके खोजे जा जाते हैं। देखिए, ये तो आरएसएस का जो ट्रेनिंग है, जो तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं, वो अपना अनुभव कहीं आप थोप रहे हैं, अपना अनुभव थोप रहे हैं। पांडे जी ये बात समझते हैं और आपको वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा।
आगे कह रहे हैं पांडे साहब कि 2016 से लेकर 2020 तक के आंकड़े इकट्ठे किए मैंने। 9 दिसंबर 2020 में एक ब्लॉग लिखा था, वार्निंग साइन। इसमें केरल बोर्ड से आने वाले विद्यार्थियों की साल दर साल तेजी से बढ़ती संख्या का ग्राफ बताया गया था। ग्राफ सुनिए क्या है। ग्राफ में पांडे जी बता रहे हैं कि 2020 में 940 विद्यार्थियों ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिला लिया। इन सभी बच्चों के बेस्ट 4 सब्जेक्ट में 100% मार्क्स थे, 940। 2016 में यह आंकड़ा 150 था, 2019 में आंकड़ा बढ़कर 450 हो गया। और नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें केरल के विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 2016 में केरल बोर्ड से महज 3 ऐसे छात्र थे। 2016 में 3 ऐसे छात्र थे जिनके बेस्ट 4 सब्जेक्ट में 100% अंक थे, जबकि 2019 में यह संख्या बढ़कर 205 हो गई। महज 3 साल में केरल बोर्ड के डीयू में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों का ग्राफ 3 से 205 पहुंच गया। क्या यह नंबर किसी साजिश का इशारा नहीं करते? डीयू के बेस्ट कॉलेजेस के ऐसे सब्जेक्ट में केरल के विद्यार्थियों ने दाखिला लिया, एक कट ऑफ जिनका 99.5 था। पांडे जी का ये सब है पूरा बात। अब पांडे जी से एक सवाल पूछते हैं कि 2014 से आपकी सरकार है और आप एनडीटीएफ आरएसएस में सब जगह एक्टिव रहे। एनडीटीएफ आपके बीजेपी का टीचर संगठन है और 14 से लेकर 21 तक पूछिए कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है। और अपने एचआरडी मिनिस्टर से, अब प्राइम मिनिस्टर से, अब मोहन भागवत से पूछिए कि केरल को के छात्रों को अगर हटा भी दे, मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, कहते हैं मानना पड़ता है बीच जो कभी कभी मैथमेटिक्स में नहीं कहा जाता, मान लीजिए, तो मान लिया गया, तो आपके आकाओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज खोले ये तो बता देते। जब जनेऊ आरक्षण में ओवरनाइट संविधान संशोधन हो सकता है तो किसने मना किया है मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और तमाम कैबिनेट को कि आप तुरंत संविधान संशोधन करें और बोले कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ दिल्ली के और बिहार के छात्र पढ़ेंगे? कौन मना किया आपको? एक चिट्ठी लिख डालिए पांडे जी, हम आपको कल फोन करके बोलेंगे। एक चिट्ठी लिख डालिए कि आपको ये कहना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा कौन। अभी मैं सीबीएसई के रिजल्ट में जो आऊंगा, जो आंकड़े दूंगा, वो चौंकाने वाले हैं, आप चौंक जाएंगे देखकर। चलिए आगे लिखते हैं। पांडे जी का इंटरव्यू चल रहा है। पांडे जी बहुत चर्चित हो गए, अभी दुनिया भर में लोग जान गया है। इवन बैड प्रोपेगेंडा इज ए प्रोपेगेंडा, बैड पब्लिसिटी इज ए पब्लिसिटी। पांडे जी चर्चित व्यक्ति हो चुके हैं। इसके पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर लोग जानते नहीं थे उनके, और दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत लोग नहीं जानते थे। चलिए आगे कहते हैं। सो प्रोफेसर राकेश कुमार कहते हैं कि 2019 में मैंने इस मसले को उठाया था, कुलपति को एक मेल भी किया था, लेकिन उनका जवाब अभी तक नहीं आता तरीके। क्या महाराज, सरकार आपकी, आप इतने बड़े नेता एनडीटीएफ के, और बीसी आपको भी जवाब नहीं दे रहा है। क्या महाराज, इसका मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको सीरियसली नहीं लेता है कोई, इसीलिए आपने पंगा किया मांग जी आपका। प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल पूछा गया कि क्या आपने अपनी संस्था यानी एनडीटीएफ, जो कि आरएसएस बीजेपी का टीचर्स विंग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चर्चा की? तो कहते हैं पांडे जी कि बिल्कुल मैंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। इसका मतलब आपका पूछ नहीं है, आपको भाव नहीं दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, बिहारी समझ के आपको छांट रहा है। यहाँ पे बीजेपी आरएसएस का लॉबी खेला समझिए। आप बोल रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन आपको भाव ही नहीं दे रहा है। एनडीटीएफ आपके स्टेटमेंट से किनारा कर चुका है। अब पूछा गया कि भाई केरल ही निशाने पे क्यों है? तो कहते हैं कि देश में केरल ही ऐसा राज्य बचा है जहां लेफ्ट विचारधारा वाली सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री पी विजयन राज्य में सबसे ज्यादा समय 98 से लेकर 2015 तक सीपीआईएम के राज्य कमेटी के अध्यक्ष रहे। वैसे ही विजयन साहब पिछड़े वर्ग के भी हैं पांडे जी, ओबीसी भी है। जाति बोल देते तो हम सही समझ रहा था, नहीं तो मैं ही बोल दे रहा हूं। तो आरोप लगा रहे हैं कि जेएनयू की तरह डीयू को भी वामपंथी विचारधारा का अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है। राज्य में अभी एक बेहद
मशहूर चर्च के पादरी ने नारकोटिक्स जिहाद के मसले को उठाया था। लव जिहाद का मुद्दा तो केरल में सालों से चल रहा है। अब इन दो जिहाद में एक नया जिहाद मास जिहाद जुड़ गया है। चलिए थोड़ा सा टिप्पणी यहां पे मैं किए देता हूं कि लेफ्ट विचारधारा हो चाहे क्या हो, लेकिन जेएनयू का एक रेपुटेशन रहा है वर्ल्ड एकेडमिक वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उससे कोई असहमति अमेरिका और इंग्लैंड को भी नहीं है। असहमति सिर्फ आपको आरएसएस को है, क्योंकि आप विश्वविद्यालय रहने ही नहीं देना चाहते। और ये बताइए पांडे जी कि जहां जहां आरएसएस की विचारधारा से पढ़ाया जा रहा है, जहां जहां, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर, बीएचयू, तो क्या सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे विदेश में जाकर नोबेल प्राइज जीत के आए हैं क्या? कौन सा अनुसंधान, कौन सा ऐसा खोज किया है कि जहां आपकी विचारधारा से पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड आपके शिशु, आप भी पढ़े उसी स्कूल से, आपको ही मिलना चाहिए। और आपको ये बताना चाहिए कि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ के मैंने फिजिक्स में ऐसा अनुसंधान कर दिया कि जो आइंस्टाइन बाबा भी फेल हो गए। क्या ठीक कर रहा हूं? नहीं, अपने विषय पर ध्यान दीजिए, ज्यादा बेहतर है। वैसे वाइस चांसलर, प्रिंसिपल बनना कोई बड़ी बात नहीं। अब चलिए अंतिम पड़ाव में चलते हैं कि आरएसएस से प्रोफेसर पांडे का क्या कनेक्शन है। तो कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के बीच पला बड़ा हूं, वो तो दिख रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिंदगी भर जुड़े रहे। घर में आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारियों का आना जाना रहता था। हाँ, गुड। बड़ा हुआ तो मैं शाखा जाने लगा, अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीजेपी के पावर में आने से पहले आप कभी शाखा में नहीं देखे, वीसी के फ्रंट के लॉन्च में भी नहीं दिखे, हमने नहीं देखा आपको कभी। और बीजेपी के पावर में आने से पहले आप कोई चर्चित व्यक्ति भी नहीं, बहुत लो प्रोफाइल आप मेंटेन करके रहते थे यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में भी, ये हमने देखा है। चलिए, पहले एक मॉन्ट्रेसी स्कूल में पढ़ने गया है, लेकिन मन नहीं लगा। वाह, मॉन्ट्रेसी स्कूल में गए, मन नहीं लगा। आखिरकार 5वीं तक की शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में ली। 2019 तक नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट का अध्यक्ष रहा। कब से कब तक ये भी बता देते थे ना, 19 तक ऐसा लग रहा है कि 1990 से 19 तक रहे, 1-2 साल रहे हैं आप अध्यक्ष, लेकिन उस समय भी आपकी बात नहीं सुनी गई। ये हम आपसे जानते हैं, मेरी सिंपैथी आपके साथ है, आपका अपमान हुआ है। आप इसका जो है प्रतिशोध करिए एनडीटीएफ के साथ और बीजेपी के साथ, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे कहते हैं कि ये सब बात जब चल रहा था माहौल, तो एनडीटीएफ जो है यहाँ टीचर्स भी उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे संगठन से, एग्जैक्टली बता रहा हूं कि एनडीटीएफ के अभी मौजूदा अध्यक्ष हैं AK बागी, जो कि डूटा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि प्रोफेसर राकेश पांडे हमारी संस्था में किसी पद पर नहीं है। यह उनका अपना निजी बयान होगा, संस्था का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि 2019 में जब प्रोफेसर पांडे, राकेश कुमार पांडे ने इस मसले को उठाया होगा, तब एनडीटीएफ के अध्यक्ष भी रहे होंगे। इस सवाल के जवाब में बागी साहब कह रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं कि उस वक्त मुद्दे पर प्रोफेसर पांडे ने उठाया था। ये तो आरएसएस का खेल होता है, जो बात छुपाना रहता है कह देते हैं जानकारी में नहीं है। तो ये है जनेऊ लीला, जानकारी में है नहीं भी है। लेकिन अब चलते चलते एक बात और समझाता हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। बिहार से एक जमाने में बहुत छात्र आते थे, तो उनके खिलाफ भी यहां मुहिम चलती थी। उस समय राकेश जी ये बात नहीं बोले, मेरे सीनियर हैं, उनको बोलना चाहिए कि बिहार जिहाद हो रहा था। टीचर भी बहुत सारे आगे थे, बिहार जिहाद हो रहा था। कभी हरियाणा बोर्ड को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या बात है पांडे जी, कोई लीला है? अब चलिए एक बात और अंतिम में समझा रहा हूं कि क्या केरल में सिर्फ केरल बोर्ड है कि कोई और भी बोर्ड है वहां पर? अगर केरल बोर्ड में जो मार्क्स दिया जा रहा है और अन्य बोर्ड में मार्क्स दिया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, तब एक बात समझ में आती है कि स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई है कि नंबर दे दे के सबको भगा दो, यहां से दिल्ली भेज दो।
मैं और किसी का नहीं, सीबीएसई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एचआरडी मिनिस्टर के अधीन है, उनके हवाले से कहने जा रहा हूं कि क्या भारत के जितने सेंटर्स है सीबीएसई, उसमें केरल किस पोजीशन पे है? सबसे घटिया पोजीशन पे है या टॉप पोजीशन पे है? यह बता के इस एपिसोड को अंत करूंगा। 2014 से लेकर 21 तक अगर सीबीएसई का रिजल्ट अगर देखेंगे पूरे भारत का, तो केरल नंबर 1 बना हुआ है। पांडे जी जो आंकड़ा दे रहे हैं उससे थोड़ा पीछे में लेके जा रहा हूं और अब तक आ रहा हूं कि सीबीएसई के रिजल्ट में केरला नंबर 1 2014 से बना हुआ। परसेंटेज क्या है देखिए कि 2014 में 99.96 छात्रों ने पास की, 2015 में 94.26, 2016 में 97.61, 2017 में 95.62, 2018 में 97.32, 2019 में 98.02, 2020 में 97.67 और 2021 में 98.89। ये आंकड़ा स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अब आइए 2014 और 2021 में कंपेयर करता हूं। दोनों समय सरकार आपकी थी और आज तक है पूरा दोनों सरकार। उस समय भी केरला का जो सीबीएसई रिजल्ट था वो 99.96% बच्चे वहां से पास किए थे। पांडे जी पूछिए कि यूपी और बिहार और दिल्ली में इतने बच्चे क्यों नहीं पास करते हैं? इस सवाल आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। जनेऊ लीला की पड़ताल करने की कोशिश कीजिए। पांडे जी ने बहुत ही प्रसिद्धि, कोट अनकोट प्रसिद्धि पा ली है। हो सकता है कुछ दिन में आप देख सकते हैं ये कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। आरएसएस, एनडीटीएफ अभी आपको दिख रहा है कि उनसे कन्नी काट लिया है कि उनका कोई संबंध नहीं है स्टेटमेंट से, लेकिन कुछ दिन बाद रिजल्ट आपको दिख जाएगा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। थोड़ी व्यस्तता है लेकिन फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय भीम।